गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है आनंद और आज की वीडियो में हम सीक्वेंस अलाइनमेंट के बारे में जानेंगे। सीक्वेंस अलाइनमेंट में मोर स्पेसिफिकली हम लोग ग्लोबल अलाइनमेंट को यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं सीक्वेंस अलाइनमेंट दो तरीके से होता है। एक होता है पेयर वाइज, एक होता है मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट। जब हम सीक्वेंस अलाइनमेंट की बात करते हैं तो चाहे वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हो चाहे प्रोटीन अलाइनमेंट हो, दोनों यहाँ पे सेम तरीके से होता है क्योंकि ये प्योरली कंप्यूटेशनल मेथड है। इसमें सीक्वेंस की प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी से कोई इतना मैटर नहीं करता है। जब हम लोग अलाइनमेंट करते हैं तो अलाइनमेंट दो तरीके से करते हैं। एक होता है लोकल अलाइनमेंट, दूसरा होता है ग्लोबल अलाइनमेंट। ग्लोबल अलाइनमेंट तब हम करते हैं जब सीक्वेंस को इंड टू इंड कंपेयर करते हैं, और लोकल अलाइनमेंट में किन्हीं दो सीक्वेंस के छोटे से पार्ट को कंपेयर करना होता है। मतलब एक सीक्वेंस बड़ा है तो उसमें कोई छोटे पार्ट को हमें मैच कराना है, तो हम लोकल अलाइनमेंट। जो लोकल अलाइनमेंट होता है ये ग्लोबल अलाइनमेंट का ही सब पार्ट होता है। तो जब हम ग्लोबल अलाइनमेंट समझ लेंगे तो हम लोकल अलाइनमेंट भी इजीली समझ लेंगे। जो ग्लोबल अलाइनमेंट का मेथड है उसकी डिस्कवरी उनका नाम था साउल बी नीडलमैन एंड क्रिश्चियन डी वुंश। इन्हीं के नाम पे ये मेथड का नाम है, नीडलमैन वुंश एल्गोरिथम। इसमें बेसिकली एल्गोरिथम जैसा कुछ नहीं है, लेकिन ये एल्गोरिथम को एक पर्टिकुलर फॉलो करता है। इसी वजह से इसको एल्गोरिथम कहते हैं। इसमें कोई ऐसा प्रोग्रामिंग या ऐसा कुछ लिखा नहीं जाता है। ठीक है, तो इसको हम करते कैसे हैं? तो सबसे पहले हम जिन दो सीक्वेंसेस को मैच कराना है उनको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली प्लेस करके एक मैट्रिक्स बनाते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ बना रखा है। हमारे पास दो सीक्वेंसेस है, यहाँ पे एक सीक्वेंस है, दूसरा सीक्वेंस यहाँ पे है। हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली हमने प्लेस कर रखा है। और इसको हम करते कैसे हैं? इसके लिए ये फॉर्मूला है यहाँ पे जो मैंने लिख रखा है कि जब किसी सेल में आपको वैल्यू पुट करनी है तो वो वैल्यू वहाँ पे कैसे आएगी। इसमें तीन स्टेप होते हैं: इनिशियलाइजेशन, फिलिंग द मैट्रिक्स एंड ट्रेस बैक। और इनिशियलाइजेशन इज बेसिकली पुटिंग अ डिफॉल्ट वैल्यू इन द कॉर्नर मोस्ट सेल विच इज अ जीरो। यहाँ पे जो कॉर्नर मोस्ट सेल होती है यहाँ पे जीरो बाय डिफॉल्ट हम रखते ही रखते हैं। इसके बाद जो आगे वैल्यू आएंगी वो इसी से जनरेट होंगी। सपोज दैट कोई सेल है डी आई जे, और इसमें जो वैल्यू आएगी वो तीन जगह से आएगी। एक तो यहाँ से आएगी जो इसके पहले का डायगोनल सेल है, जैसे डी आई माइनस वन और जे माइनस वन कह सकते हैं। और ऊपर के सेल से आएगी वो डी आई जे माइनस वन। और सेम तरीके से इधर से एक वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो तीन तरफ से आती है। हमने इनिशियलाइजेशन का प्रोसेस कर दिया है। अब इसके बाद आपको समझाते हैं स्कोरिंग कैसे की जाती है। तो यहाँ पे तीन टर्म है, एक है मैच, एक है मिसमैच और तीसरा है गैप। मैच क्या दिखाता है कि दो माइटीज हैं या रेसिड्यूज हैं वो परफेक्टली मैच कर रहे हैं। सपोज दैट अगर एडेनिन है, एडेनिन में ए है तो उसके सामने ए होगा तो परफेक्टली मैच होगा। या कोई अमीनो एसिड जैसे ट्रिप्टोफेन है उसके सामने कोई अमीनो एसिड होगा, ट्रिप्टोफेन। ये कोई भी वर्ड है उसके सामने सेम वर्ड आना चाहिए तो वो परफेक्ट मैच होगा। मैच दिखाता है कि इवोल्यूशनरी डाइवर्जेंस हुआ है, लेकिन उस अमीनो एसिड या उस न्यूक्लियोटाइड में कोई चेंज नहीं आया। सेम तरीके से मिसमैच होता है। मिसमैच एक पॉइंट म्यूटेशन को शो करता है। पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है कि जैसे कोई न्यूक्लियोटाइड है या अमीनो एसिड है, वो वहाँ पे चेंज हो गया किसी करस्पॉन्डिंग दूसरे न्यूक्लियोटाइड या अमीनो एसिड में। इसके बाद तीसरा टर्म आता है गैप। गैप क्या शो करता है? गैप शो करता है इंसर्शन और डिलीशन को। जैसा कि हम सभी जानते हैं जब कोई म्यूटेशन होता है तो वहाँ पे चांसेस होता है कि न्यूक्लियोटाइड पूरी तरीके से रिमूव हो जाए या कोई नया न्यूक्लियोटाइड वहाँ पे आ गया। सेम तरीके से अमीनो एसिड में भी कोई नया अमीनो एसिड आ सकता है और कोई पुराना अमीनो एसिड गायब हो सकता है। तो इसके लिए हम स्कोर देते हैं, जैसे मैच के लिए एक, मिसमैच के लिए -1, गैप के लिए -2। तो अभी हम शुरू करते हैं इसकी फिलिंग। तो हमने इनिशियलाइजेशन में यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो वैल्यू रख दी है। अब इसमें स्टेप क्या है? इसमें स्टेप ये है कि अगर आप किन्हीं दो सेल में डायगोनली या वर्टिकली मूव करते हो तो वहाँ पे गैप का स्कोर जुड़ेगा। ये इसका रूल है। और जब हम लोग डायगोनली जाते हैं वहाँ पे मिसमैच या मैच का स्कोर जुड़ेगा।
तो सबसे पहले हम लोग ऊपर वाले कॉलम को फिल कर देते हैं और नीचे वाले, क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली हमें बढ़ना है। सो हमेशा यहाँ पे गैप का ही स्कोर जुड़ेगा। तो 0, फिर उसके बाद गैप का स्कोर है -2, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -2, यहाँ पे आ जाएगा आपका -3, -4, -6, -8, -10, -12, -14, -16, -18 एंड -20। सेम तरीके से हम नीचे भी करेंगे, तो यहाँ भी हो जाएगा -2, -4, -8, -10, -12, -14, -16। ठीक, ये हो गई हमारी इनिशियलाइजेशन का स्टेप। अब इसके बाद हम इस वाली सेल पे आते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि मैच है, मिसमैच है या गैप इंट्रोड्यूस होगा। तो बेसिकली यहाँ से हम वैल्यू लेंगे, पहली वैल्यू, और हम जैसा कि देख सकते हैं यहाँ सी और पी वेल लेटर प्लेस हुए हैं, तो यहाँ पे मिसमैच है, तो यहाँ पे मिसमैच का एक स्कोर आएगा। तो वैल्यू आ जाएगी एक -1। अगर हम इस वैल्यू से अगर हम इस वाली सेल से वैल्यू लेते हैं तो कितना हो जाएगा, -2 और -2, तो यहाँ पे आ जाएगी एक वैल्यू -4। फिर तीसरी वैल्यू अगर हम बगल वाले सेल से लेते हैं तो यहाँ पे वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, -4। अब इसमें हम किस वैल्यू को कंसीडर करेंगे, यहाँ पे जैसा कि लिखा है फार्मूला में मैक्स वैल्यू, सो हम यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू को कंसीडर कर लेंगे और यहाँ पे -1 को रहने देंगे। सेम तरीके से हम फिर इसके बाद हम इस वाले सेल पे जाते हैं, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, अगर हैं चूंकि ओ और पी के बीच में मिसमैच है, तो यहाँ पे -2, -2 और -1 -3 हो जाएगा, और 4 और -2 तो -6 आ जाएगा। और सेम तरीके से अगर हम -1 के पास से लेते हैं तो एक वैल्यू आ जाएगी हमारे -3। सो इसमें -3 सबसे ज़्यादा है, सो हम -3 को ही कंसीडर करेंगे या -3 लिखेंगे। इसके बाद हम इस वाली सेल पे आते हैं, यहाँ पे वैल्यू फिल करेंगे। यहाँ पे वैल्यू फिल करेंगे तो एक वैल्यू हमारी इस वाली सेल से आएगी, और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा मिसमैच है सी और ई के बीच में, सी और ई के बीच में हमारा मिसमैच है। सो हम यहाँ पे एक वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे -2 से जब वैल्यू आएगी, -2 से डायगोनली वैल्यू आएगी तो मिसमैच है, तो यहाँ पे एक वैल्यू आ जाएगी हमारी -3। फिर एक वैल्यू हमारी आ जाएगी, अगर -1 से आएगी तो गैप इंट्रोड्यूस करेंगे क्योंकि वर्टिकली मूव कर रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 और प्लस -2 इज इक्वल टू -3। और जब 4 से आगे की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी हमारी वैल्यू -6, और इसमें सबसे हाईएस्ट है -3, सो -3 को यहाँ पे प्लेस करेंगे। अब यहाँ पे हम आते हैं, सेम तरीके से मैंने नीचे काफ़ी सारे फिल कर रखे हैं, ये पूरी मैंने फिल कर रखी है। अभी मैं आपको मिस मैच वाला केस भी दिखा देता हूँ, देन फिर आगे प्रोसीड करते हैं। उसको हम बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही कर लेंगे। अब इस वाली सेल में देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ई और ई का मैच है, तो इस वाली में कैसे वैल्यू आएगी, इसमें आएगी -3 से मैच की स्कोर कितना है, +1, तो -3 + 1 बराबर कितना हो गया, -2। अब हम डायगोनली और वर्टिकली देखते हैं, -2 से -2 और -2 कितना हो जाएगा, -4, और 5 से जब एक वैल्यू आएगी तो कितना है, -7। तो यहाँ पे हमारी 3 वैल्यू हो गई, इसमें सबसे हाईएस्ट है -2, सो -2 को यहाँ पे हम लिख देंगे। सेम तरीके से आप यहाँ देखोगे मैंने पूरा फिल कर रखा है, इस वाले को आप ध्यान से देखो, यहाँ पे 0, -2, -2, 4, 3, 5, ये सारी वैल्यूज इसी तरीके से आएंगी। सो ये हमारा फिलिंग का प्रोसेस है, ये हमारा फिलिंग का प्रोसेस है। इसके बाद
जब ये पूरा फिल हो जाएगा तो इसके बाद हम ट्रेस बैक करेंगे। ट्रेस बैक क्या होता है कि वो लास्ट वाले का हमने इनिशियलाइजेशन कॉर्नर मोस्ट सबसे पहले सेल से शुरू किया था। ट्रेस बैक वो पीछे से होता है सबसे आखिरी सेल से, और हाईएस्ट वैल्यू से शुरू करते हैं और उसके बाद जितनी हाईएस्ट वैल्यू मिलती जाती है हम उसी को फॉलो करते करते एकदम आखिरी सेल तक पहुंचते हैं। सो यहाँ पे देखिए हमारी सबसे पहले वैल्यू है -3, सबसे हाईएस्ट है क्योंकि 6 4, और यहाँ पे सबसे कॉर्नर मोस्ट बेसिकली ये है तो यहीं से शुरू करेंगे क्योंकि ये ग्लोबल अलाइनमेंट है, सबसे आखिरी से शुरू ही करना है हमें। फिर यहाँ से इसके बाद सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, -4 -6 -1। सो हम -1 को हाईलाइट करेंगे। फिर -1 से यहाँ इसके कॉरस्पॉन्डिंग हाईएस्ट वैल्यू क्या है, +1। सो यहाँ पे +1 वैल्यू को हम हाईलाइट करेंगे। अब क्या होता है कि जब हम एक सेल से दूसरी सेल मूव करते हैं तो जैसा हमने बताया कि वहाँ पे गैप इंट्रोड्यूस होता है और जो वैल्यू होती है वो प्रीवियस सेल से ली जाती है। सपोज दैट हमें यहाँ पे इस वाली सेल में लिखना है तो हमें एच, यहाँ पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग एच है और हमने यहाँ से एक सेल आगे मूव किया वो भी वर्टिकली। सो हम इसके एच के नीचे एक गैप लिखेंगे जैसा कि मैंने यहाँ लिख रखा है। फिर उसके बाद यहाँ से एक वैल्यू आगे बढ़े, फिर हमें एक गैप इंट्रोड्यूस करना है तो हम टी, ये टी है बेसिकली, तो टी के नीचे एक गैप इंट्रोड्यूस करेंगे। अब देखिए अगला हमारा क्या है, एन है, इधर पे आता है तो एन से एक वैल्यू हम लोग डायगोनल मूव कर रहे हैं, यहाँ पे हमने हाईलाइट कर रखा है। तो एन के नीचे एन आ जाएगा, एन के नीचे एन आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे डायगोनल मूव किया है। सो एन के नीचे एन आ गया इस वाली सेल से। इसके बाद अगली वाली सेल पे फिर हम लोग डायगोनल जा रहे हैं। यहाँ से देखिए यहाँ डायगोनल जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो ए के नीचे ए आ जाएगा। फिर सी से आप देखिए यहाँ डायगोनल जा रहे हैं तो हमारा सी के नीचे भी सी आ गया। अब अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे डायगोनल मूव कर रहा है और इस वाले कॉलम में इसके कॉरस्पॉन्डिंग ए है और आई है जो परफेक्टली मैच नहीं करते, लेकिन फिर भी वैल्यू डायगोनल जा रही है तो हमें ए के नीचे आई लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ये हमारा यही यही हमारे इस एल्गोरिथम की स्पेशलिटी है कि वो बता देता है जहाँ पे सिमिलरिटी हो सकती है या मैचिंग हो सकती है। हमें उसके नीचे अनगैप अलाइनमेंट मिल जाएगा कि बेस्ट अलाइनमेंट पाने के लिए अगर हम चाहते तो यहाँ पे एक अलाइनमेंट अभी मैं बता देता हूँ इसका अल्टरनेटिव कैसे होगा। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आगे मूव किया तो ई के नीचे ई लिखा, ओ के नीचे ओ के नीचे फिर फर्दर यहाँ पे एक गैप दिया क्योंकि ये डायगोनल नहीं है, वर्टिकल है, और उसके बाद इधर गया तो सी के नीचे यहाँ पे डायगोनल है। सी के नीचे हमने यहाँ पी लिख दिया। अब यहाँ पे जैसे ए और आई है, ये वाला केस है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, यहाँ पे भी हम एक अब यहाँ पे देखोगे आप ए और आई डिफर करते हैं तो हम इनको ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन वो ऑप्टिमल अलाइनमेंट ना होता और प्रॉपर मैचिंग ना देता। हमें अनगैप अलाइनमेंट चाहिए होता है, हमें परफेक्टली ऐसे हमें ऐसे अलाइनमेंट चाहिए होते हैं जिनमें गैप कम हो, वो अलाइनमेंट ज़्यादा अच्छे होते हैं। हमारा यहाँ पे देख सकते हो आप कितना अच्छा सा अलाइनमेंट आ गया है जब हम इस एल्गोरिथम को फॉलो करते हैं। अगर हम मैन्युअली करते तो हम मैचिंग मिलाने के चक्कर में हम इस तरीके से करते, लेकिन ये वाला अलाइनमेंट आप देख सकते हो ये बहुत प्रॉपर है। इस तरीके से अलाइनमेंट किया जाता है कंप्यूटेशनल मेथड से। होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करें। थैंक यू।